Hello students, how are you? I welcome you all to my Political Science lecture, and I am very grateful to my viewers who are watching my lecture series. So today we are going to begin on censorship and its limits. Censorship और इसकी सीमाएं, ठीक है? Censorship जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि हम जो है ये जो बेसिकली हम करते हैं सेंसरशिप वो कुछ वजह से किया जाता है और क्या इनकी वजह है करने की। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सेंसरशिप होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अथॉरिटेरियन सोसाइटीज में सेंसरशिप होता है या नहीं होता है बेसिकली, एंड व्हाट आर द लिमिट्स इवन इफ देयर इज सेंसरशिप. So what could be the limits of those censorship? So these are the important discussions which we are going to discuss in our today's topic of censorship and its limits. This is the important part of third unit of Introduction to Political Theory. BA प्रोग्राम का ये थर्ड यूनिट का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका ये है. तो टॉपिक and this topic is very important from the point of view of liberty also, that इन लिबर्टी आपने पढ़ा है कि जब नेगेटिव लिबर्टी होती है तो वहाँ पे कोई रेस्ट्रेंट नहीं होता है. वी डू नॉट वांट एनी रेस्ट्रेंट, वी डू नॉट वांट एनी limitations. So within that notion of negative liberty also we can understand the idea of censorship. So let us begin with today's discussion on censorship. So if you get a question, students, on discuss censorship and its limits. सेंसरशिप को हिंदी में मैंने पहला स्लाइड आपने देखा है, हिंदी में भी सेंसरशिप ही कहते हैं या अभिवेचना भी कहा जाता है. तो अभिवेचना का क्या औचित्य है, अभिवेचना होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसकी क्या सीमाएं हैं, कितना हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं सेंसरशिप को. सो लेट अस first begin with defining censorship. When you are defining censorship, it can be defined as the control of information and ideas being circulated within a society. Then it involves examination of books, plays, films, TV, radio programs, news reports, internet posts, and other forms of communication for the purpose of altering or suppressing ideas found to be objectionable or offensive. अब एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिए. जब हम सेंसरशिप को डिफाइन करते हैं, आप कोई स्कॉलरली डेफिनेशन भी दे सकते हैं, सिंपल डेफिनेशन भी दे सकते हैं. बेसिकली जब हम इंफॉर्मेशन के जो फ्लो हैं उनको रेगुलेट करना चाहते हैं, आइडियाज के एक्सप्रेशन को हम रेगुलेट करना चाहते हैं, और समाज में उसका रेगुलेशन होता है, संस्थाओं में उसका रेगुलेशन होता है, ठीक है, अथॉरिटीज उनको रेगुलेट करती हैं. अगर बहुत सारे आपने बुक्स देखे होंगे, प्लेस देखे होंगे, फिल्म्स देखे होंगे, रेडियो प्रोग्राम्स के बारे में सुना होगा, न्यूज़ रिपोर्ट्स के बारे में सुना होगा, जहाँ पे कुछ पाबंदियाँ लगाई जाती हैं. कई बार हम एक्सप्रेस करते हैं अपने व्यूज, बट देयर हैज टू बी सर्टेन रेस्ट्रेंट्स आल्सो. कीपिंग इन माइंड वो सारी बातों को हम फिर अपना आर्टिकुलेट कर सकते हैं. और कई बार हम इन बातों को ध्यान नहीं भी रखते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वी हैव full right to express ourselves irrespective of that what others feel. लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, इसके बारे में हम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते और हम अपने जो विचार हैं उनकी अभिव्यक्ति करते हैं. तो पर ये जो भी अभिव्यक्ति हम करें, डेफिनेशन में भी ये दिया गया है. तो जब ये सेंसरशिप होता है तो उन आइडियाज को जो ऑब्जेक्शनेबल होते हैं, जो ऑफेंसिव होते हैं, उनको रेगुलेट करने की कोशिश की जाती है. अब ये जो है इसको हम कैरी कैसे करते हैं, सेंसरशिप को हम कैरी कैसे ये कैरी फॉरवर्ड होता है, सेंसरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पहला तो फ्रेमवर्क ऑफ लॉज एंड प्रोसेस दैट आर यूज्ड बाय गवर्नमेंट्स. बेसिकली कई बार कुछ कानून ऐसे होते हैं, कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जो सरकार द्वारा लाई जाती हैं, और वो इसलिए लाई जाती है क्योंकि सरकार कंट्रोल करना चाहते हैं इन इंफॉर्मेशन को, इन आइडियाज को. Then you have family also. Many times we have to keep in mind that फैमिली को ध्यान में रखते हुए भी हम चीज़ों को
बोलते हैं, व्यक्त करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि कुछ कुछ फैमिलीज में रिस्ट्रिक्ट भी की जाती हैं, पर्सनल व्यूज ऑल्सो, एंड हायरार्की इज ऑब्वियसली देयर। देन पब्लिक वर्सेस प्राइवेट स्फीयर जो फेमिनिज्म का है वो फैमिली में तो है ही। वो सारी बातों को आप डिस्कस कर सकते हैं फैमिली में, क्योंकि फैमिली इज अ पर्सनल डोमेन। और क्योंकि ये पर्सनल डोमेन है तो यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं होता ज़्यादा, पब्लिक स्फीयर नहीं है, तो यहाँ पे भी सीमाएं लगाई जाती हैं। देन रिलीजन रिलीजन जो हम धर्म का जो आधार है, धर्म में बहुत सारी बातें हैं, मोरालिटी की भी बातें हैं धर्म में, स्पिरिचुअलिटी की भी बातें होती हैं धर्म के अंदर, कोड्स होते हैं जो हमें कुछ धर्मों में फॉलो करने होते हैं। तो बेसिकली रिलीजन जो है वो भी बहुत बड़ा आधार है ये सेंसरशिप को लेके आने में, क्योंकि कुछ बातें जो हैं, कुछ ऐसी आइडियाज जो हैं जो फ्लो करती हैं रिलीजन से, और हमें उन्हें जो है बरकरार रखनी पड़ती है। बेसिकली इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ कल्चर ऑल्सो, so that status quoism needs to be maintained in the form of religion, and religion has also been understood as an institution which imposes such restrictions on free flow of information and ideas. Then जो नेक्स्ट जो संस्था है या हायरार्की है या अथॉरिटी हम जिसे कह सकते हैं, वो है राज्य। राज्य आपने मेरे बहुत पहले वाले जो प्लेलिस्ट है उसमें भी जाके अगर देखोगे, मैंने स्टेट को डिफाइन किया है, नेचर ऑफ द स्टेट, स्टेट क्या होते हैं, क्या फीचर्स है स्टेट की, स्टेट क्या करते हैं, एक लेजिटिमेट स्टेट क्या करता है। तो स्टेट एक्चुअली इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, एंड स्टेट many times it imposes restrictions on information, on flow of ideas, okay, because state has to keep in mind many things. It could be national interest, it could be morality, it could be social order, it could be social harmony, क्योंकि हम कोई ऐसी स्पीच नहीं दे सकते जिससे किसी धर्म के हम खिलाफ जाके हम कुछ बोलें या कुछ ऐसा बोलें जो दूसरों को बुरा लगे, हम हर्ट करें। तो बेसिकली हार्म प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम फ्रीडम को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, और ये हार्म प्रिंसिपल हमने पॉजिटिव लिबर्टी में भी देखा है इस बात को। तो यहाँ लिबर्टी का जो आइडिया है स्टूडेंट्स, यू कैन कनेक्ट विद सेंसरशिप। सेंसरशिप के अंदर जो हम पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे उसमें लिबर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो लिबर्टी को आप यहाँ पे इलैबोरेट कर सकते हैं। देन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जिसे हम CBFC भी कहते हैं। CBFC बहुत इम्पोर्टेंट संस्था है, ये पाबंदी लगाती है कौन से फिल्म्स जो हैं रिलीज किए जाएंगे, क्या जो प्ले जो भी मतलब मूवीज में जो सीन्स होते हैं कई बार कुछ डिस्प्यूटेड होते हैं, कुछ ऑब्जेक्शनेबल होते हैं, कुछ ऑब्सीन भी होते हैं। तो बेसिकली वो सारी चीज़ों को जो है कट किया जाता है, और कई बार कुछ ऐसे भी मुद्दे हो सकते हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के किसी स्टेट के लिए, किसी भी एक जो है पर्टिकुलर सोशल ऑर्डर के लिए प्रॉब्लमेटिक, तो वहाँ पे CBFC जो है पाबंदियाँ लगाती है। कौन सी मूवी जो है वो अडल्ट होगी, अंडर अडल्ट होगी, ये सारी बातें जो CBFC जो देखती है, और मैंने बुक्स में भी वो डिस्कस किया है सेंसरशिप एंड इट्स लिमिट्स में, दैट आल्सो यू कैन फाइंड इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देन जो नेक्स्ट ये है संस्था है, और ये संस्था या फिर हम कह सकते हैं एक आधार है जहाँ पे हम ये सेंसरशिप जो कैरी किया जाता है वहाँ हम देखते हैं वो है संवैधानिक प्रक्रियाएं, संवैधानिक जो प्रावधान है, जिसमें आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात करता है कि दो वी हैव फ्रीडम राइट टू लिबर्टी, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है। तो राइट टू लिबर्टी में जो आर्टिकल 19 है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो उसी आर्टिकल से ही आपको भी पता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी आया 2005 में जो आया वो। तो बेसिकली ये जो आर्टिकल है 19(1) और 19(2) रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात करता है कि जो इंफॉर्मेशन हम रेगुलेट इंफॉर्मेशन हम जो मतलब वो करेंगे, सर्कुलेट करेंगे लोगों में, उनको उन तक पहुंचाएंगे, वो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और किस तरह के हम उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, and then there are scholars who have defended freedom of speech and expression, and they are critical of censorship. Basically you have to in political theory students, you have to you have to connect with the idea of scholars.
द पॉलिटिकल थियरिस्ट। और अगर जब तक आप ये कनेक्ट नहीं करते हो आपका आंसर पूरा नहीं होता है। तो जब ये क्वेश्चन आएगा डिस्कस सेंसरशिप एंड इट्स लिमिट्स, सो यू हैव टू कनेक्ट विद द आइडिया ऑफ स्कॉलर्स आल्सो। सो स्कॉलर्स हु हैव डिफेंडेड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड दे आर क्रिटिकल ऑफ सेंसरशिप, सेंसरशिप मानते हैं नहीं होना चाहिए, तो उनमें से वो उदारवादी विचारक हैं जिनमें जॉन लॉक जो फादर ऑफ लिबरलिज्म है उनको भी हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इंडिविजुअलिज्म के बारे में उन्होंने बताया। जेएस मिल है। जेएस मिल यद्यपि हम देखते हैं कि वो लिबर्टी के बारे में बोलते हैं पर वो पॉजिटिव लिबर्टी के भी जो है प्रवर्तक रहे हैं। बट जेएस मिल को हम मानते हैं कि उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के आइडियाज को इंडोर्स किया है। तो उन्होंने जो अपनी फेमस वर्क है ऑन लिबर्टी एंड अदर एसेज 1998 में पब्लिश हुई थी, तो इसके अंदर इन्होंने ये पूरा आर्टिकुलेशन किया है। देन जो सेकेंड हमारा जो पॉइंट है उसमें ये है, these scholars they argue that in a democratic society one does not expect the state to exercise absolute power। ये जो स्कॉलर्स हैं ये ऐसा कहते हैं कि अगर तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है और डेमोक्रेटिक सोसाइटी या डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि राज्य अपने एब्सोल्यूट पावर को एक्सरसाइज करे, क्योंकि जैसे हम लॉर्ड एक्टन के अगर हम आइडियाज की बात करें तो उन्होंने भी कहा है कि power corrupts and absolute power corrupts absolutely। So this famous quotation या हम कह सकते हैं famous articulation, it's very important जब हम शक्ति के बारे में बात करते हैं और हम कहते हैं कि शक्ति है तो शक्ति बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करती है, पर इनका मानना है कि चाहे जैसी भी शक्ति हो, स्टेट ही क्यों ना हो और वो संप्रभु ही क्यों ना हो, डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि एब्सोल्यूट पावर की एक्सरसाइज किया जाए। क्यों? क्योंकि पावर जो बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट हो जाता है तो वो करप्ट हो जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, दैट कोरिलेशन यू कैन मेक देयर आल्सो। Then the third point you can argue defending this freedom of speech and expression is that deliberations and harmonious coexistence is expected in democratic society। अगर हम लोकतांत्रिक समाज की बात करें, लोकतांत्रिक समाज में विमर्श होना, एक तालमेल बिठाकर लोगों के साथ आपस में सामंजस्य बना के चलना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, तो इसलिए भी डेलिब्रेशंस होने जरूरी हैं। स्टेक होल्डर्स सभी को होने चाहिए और यहाँ पे हम ये नहीं हम एक्सपेक्ट करेंगे, जैसा कि मैंने बात भी किया था कि एंशिएंट ग्रीस में या प्लेटो और एरिस्टोटल के समय कुछ लोगों को ही नागरिकता का आधार है और कुछ लोग ही बोल सकते हैं क्योंकि वो जो है बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, वर्चुअस हैं। तो क्या हम जो वर्चुअस हैं या जो फिलोसफर रूलर हैं उनको ही हम समाज में अभिव्यक्ति करने का आधार देते हैं, और वो समाज जो लोकतांत्रिक समाज है या सरकार जो है चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट कर सकती हैं। तो बेसिकली आपको जो मैंने 3 पॉइंट्स दिए हैं स्लाइड्स में, that you can relate about John Locke, J.S. Mill, then the argument about absolute power, how it corrupts absolutely, and how deliberations and harmonious coexistence is expected in democratic society. So within that context also we can defend the freedom of speech and expression. Moving on to the next slide, that why censorship is needed. This is very important question students, कि पहली बात मतलब जो एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है कि हमें अभिविवेचना या सेंसरशिप क्यों लगने चाहिए। जब हम ऐसा कहते हैं कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में फ्रीडम होनी चाहिए स्पीच का, एक्सप्रेशन का, और हम ऐसा मानते भी हैं कि जो टॉलरेंस जो है आइडिया वो भी होनी चाहिए, तो फिर हम क्यों इस आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करते हैं कि सेंसरशिप होना चाहिए। बेसिकली सेंसरशिप इसलिए भी होता है क्योंकि समाज में आज जो है जैसे जैसे सोशल मीडियाज और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रही है, लोग बहुत सारी बातें अभिव्यक्त करते हैं। कुछ लोग जो है टॉलरेंट बिल्कुल नहीं है और दे ऑब्जेक्ट टू दोज आर्टिकुलेशंस। इट कुड बी जेन्युइन आर्टिकुलेशन। तो सबसे पहली बात तो है कि बहुत ज़रूरी है कि हम उस तरह के जो सोशल टॉलरेंस है लेके आए, और अगर सोशल टॉलरेंस भी है तब भी उसके बाद भी कुछ बातें ऐसी हैं जहाँ पे सेंसरशिप होनी चाहिए। That is required because you cannot have anything without
restrictions, without limitations. क्योंकि जब तक limitations नहीं होंगी हम चीजों को इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे एंड देन फ्री फ्लो में करेंगे एंड देन इट कुड लीड टू एनार्की, इट कुड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी. तो इसलिए भी स्टेट इंपॉर्टेंट है. तो पहला पॉइंट मैंने बताया ऑब्सनिटी. कुछ चीजें हमें बहुत ऑब्सीन लगती हैं. फॉर एग्जांपल वल्गैरिटी की बात होगी, पोर्नोग्राफिक जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स हैं उनकी बात है, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन एज सच. सो या कुछ ऐसी चीजें आजकल तो इतनी सारी चीजें मीडिया में आ रही होती हैं, वीडियोस होते हैं, वायरल होते हैं. मेनी टाइम्स इट इज नॉट यू कैन से fruitful for people to watch. Still they keep on circulating such videos, and those videos they become viral also, and might be they must be having obscene things in them. So how do we control such things when we have free flow of ideas, when we have people who who want to do what they want? So there has to be certain restrictions within that domain. दूसरा point जो हम discuss कर सकते हैं, decency. डिसेंसी को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कुछ बातें होती हैं जब हम एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, वो डिसेंट होती हैं क्योंकि समाज है और एक व्यक्ति सामाजिक प्राणी है. हमारे फ्रेंड्स हैं, पीयर ग्रुप्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे मेंटर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं और बहुत सारे लोग हैं जो हमसे जुड़े हैं. तो हम अपनी बातों को ऐसे व्यक्त करें जो डिसेंट हों, पहली बात. या हम कुछ जो लिखना चाहते हैं, कुछ जो दिखाना चाहते हैं, वो डिसेंट होनी चाहिए, so that there is no objection. But what is the definition of decency? It is a contestable issue. But still, the morality which speaks about, अब तो तीसरा पॉइंट में बात करूंगी मोरालिटी. मोरालिटी जो है उसके संदर्भ में, नैतिकता के संदर्भ में ही डिसेंसी आती है, क्योंकि जब हम मोरालिटी की बात करते हैं, मोरालिटी इज अ वैल्यू, और आज हम वैल्यू एजुकेशन की भी बात करते हैं, मोरल एजुकेशन की, और मोरल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो विद इन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो, विद इन प्रोटेक्टिंग द आइडिया ऑफ मोरालिटी, safeguarding the idea of morality also, decency and obscenity को अवॉइड करना बहुत जरूरी है और डिसेंसी होना बहुत जरूरी है. फिर चौथा पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया है वो है राष्ट्रीय हित. राष्ट्रीय हित बहुत इंपॉर्टेंट है. मॉर्गन थॉर्बी कहते हैं कि राष्ट्रीय हित इज वेरी इंपॉर्टेंट, और रियलिज्म का आइडिया को ये पोर्ट्रे भी कर रहा होता है कि अगर हम पावर डायनामिक्स को इम्पोर्टेंस दे भी रहे हैं तो नेशनल इंटरेस्ट के संदर्भ में भी हमें उसे देखना चाहिए. नेशनल इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी राज्य के लिए, किसी भी स्टेट के लिए, और किसी भी नेशन के लिए जो राष्ट्रीय हित है बहुत इंपॉर्टेंट है. सो बेसिकली नेशनल इंटरेस्ट को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए. फिर नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक ऑर्डर. पब्लिक ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब हम मोरालिटी को ध्यान में रखते हैं तो हमें पब्लिक ऑर्डर को भी ध्यान में रखना चाहिए. देन व्हाट इज द वे आउट. अब हम आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि अब क्या एक और जो हमारा क्या निष्कर्ष होना चाहिए, क्या कंक्लूजन होना चाहिए. बेसिकली अगर सेंसरशिप होगा तो कितना होगा, और क्या हम अगर सेंसरशिप को जस्टिफाई कर रहे हैं, मैंने पॉइंट्स मेंशन किए हैं. तो नाउ यू हैव टू कंक्लूड इट पॉजिटिवली. बेसिकली यू कैन गिव एनी अदर इंटरप्रिटेशन, एनी अदर आर्टिकुलेशन जो भी आपको ठीक लगता है. मैंने तो जो भी यहाँ पे डिस्कस किया है वो आपको दिख रहा होगा कि सेंसरशिप शुड नॉट बी नॉर्म बट it should be exception, and it should be imposed under specific conditions to maintain true democratic spirit. तो बेसिकली समाज में लोकतांत्रिक जो स्पिरिट है और लोकतांत्रिक जो हमारा आधार है, प्रोसेस है, उसको बरकरार रखने के लिए सेंसरशिप लगना चाहिए. पर ये एक नॉर्म नहीं होना चाहिए. ये एक जो है वो नहीं, मतलब एक तरीके से हम इसको रूटीन में ना माने कि जब मन हुआ स्टेट जो है चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट कर रही है, संस्थाएं रेस्ट्रिक्ट कर रही हैं, फैमिली रेस्ट्रिक्ट कर रही हैं, बट इट शुड बी एक्सेप्शन. क्योंकि जब हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं तो वो रीजनेबल ही हो, वो रेस्ट्रिक्शंस एक रूटीन जो है नॉर्म में ना बदल जाए. इस बात को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जब हम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, कई बार मैंने बोला भी आपको कि जब पावर एब्सोल्यूट होता है तो वो एब्सोल्यूटली करप्शन को लेके आता है. तो इसलिए भी इस बात को बहुत ध्यान रखना है कि लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं वो बरकरार रहें, लोग अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकें, आर्टिकुलेट कर सकें, एक्सप्रेसिव हों, और फियर साइकोसिस ना हो उनके अंदर कि मैं अगर कुछ बोलूं या कुछ लिखूं तो वी वुड बी स्कोल्डेड
for no reasons, but at the same time there has to be certain reasonable restrictions. So it has to be imposed under specific conditions, so that is very important. So you have to balance your answer and you can conclude in your own language. So hope we had a good discussion today on censorship and its limits, because this topic is very important from the point of view of your exams also. एक दो साल पहले तो मैंने इस क्वेश्चन को देखा नहीं, और दूसरी बात है क्योंकि अब ओबी में आपका शॉर्ट नोट आएगा नहीं, तो बी प्रिपेयर्ड कि जो थर्ड यूनिट है, जो डिबेट्स है, वो सारे अच्छे से करके जाओ स्टूडेंट्स, एंड डू वेल इन योर एग्जाम्स. वी विल कीप इन टच, एंड इन माय नेक्स्ट जो है वीडियो डिस्कशन, आई विल ब्रिंग द डिस्कशन ऑफ फ्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल थियरी, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी. ऐसे मैंने एक दो किए हैं, व्हाट इज पॉल थ्योरी एंड व्हाट इज इट्स रेलेवेंस, पर कुछ और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उस पे क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखना है, एक तो थोड़ा सा रफ आइडिया, so you can make your answer better. Though I obviously told you that there is no shortcut and I cannot provide you things which are certain. So you have to keep working, और साइड बाय साइड दोनों ही हम लोग काम करते रहेंगे, और आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में जाके जो है अपना जो डाउट्स है, क्वेरीज है, वो आप लिख सकते हो. सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर गर्ल्स.